बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो बातें की जा रही थी और जो चहमगोयाँ इस वक्त सद-ए-आम थी, उस हवाले से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अगर मैं इसको इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तारीखी अगर फ़तह करार दे दूँ तो मेरे ख़्याल में ये बेजा नहीं होगा। एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब पे द न्यूज़ की जानिब से एक सर्वे किया जा चुका है और उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी, सबसे मकबूल तरीन सियासी शख्सियत कौन है, ये भी बताएँगे। उस पूरी सर्वे को आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा आज साइफ़र केस की समाअत भी थी, उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं, ये भी बताएँगे। और उसके अलावा क्या शेख रशीद अहमद एक दफ़ा दोबारा वो जेल जाने वाले हैं? क्या बिलख़ुसूस शेख रशीद इलेक्शन के अयाम में जेल के अंदर ही होंगे? ये क्या माजरा है? क्या कह रहा है शेख रशीद इस हवाले से? इसकी भी तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हमेशा से पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि इस रियासत में जो भी सियासी लीडर मकबूल हो चुका है, जिसको भी मकबूलियत नसीब हुई है, उस शख्सियत को कभी भी इस रियासत ने तस्लीम नहीं किया है। जो भी सियासी लीडर मकबूलियत के उरूज पर पहुंचा है, उसको इस रियासत ने हमेशा निशान इबरत भी बनाया है। आप उसकी मिसाल ले सकते हैं कि पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान को सबसे ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल हो गई। उसका इंजाम आप देख सकते हैं। उस पर उस सियासी लीडर मुजीबुर रहमान को निशान इबरत बनाने की कोशिश की गई और उसकी वजह से रियासत दो हिस्सों में डिवाइड हो गई और मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो गया और आज वो बांग्लादेश है। इस मुल्क में मकबूलियत को तस्लीम नहीं किया गया और उसकी वजह से रियासत को दो हिस्सों में डिवाइड होना पड़ा। उसके बाद अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और अवाम ने उन्हें बहुत पसंद किया और कायद अवाम का उनको खिताब मिला। वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे, लेकिन वो कबूलियत को तस्लीम करने वाले नहीं थे। इसलिए इस रियासत ने उसको भी निशान इबरत बनाया और उसको फांसी के घाट तक पहुँचाया गया। उसके बाद अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात की जाए तो उन्होंने भी डील तस्लीम नहीं की और डील को तोड़ते हुए पाकिस्तान आई और वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत बन गई। लेकिन उनकी मकबूलियत को भी रियासत ने बर्दाश्त नहीं किया और उनको भी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। उसके बाद अगर इल्ताफ़ हुसैन की बात की जाए तो इल्ताफ़ हुसैन भी उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिन्हें लोगों ने पसंद किया और उसकी भी मकबूलियत बेइंतहा थी। जब इल्ताफ़ हुसैन कहीं भी कराची में टेलीफ़ोनिक अगर वो ख़िताब करते थे, तो उस पंडाल में बैठे हुए लाखों के हिसाब से जो मजमा होता था, वो मजमा उनके कहने पर बिल्कुल ही सन्नाटेदार किस्म की खामोशी के साथ जो है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता था। अगर इल्ताफ़ हुसैन कहें कि आप लोगों ने 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश होना है, तो यकीन कीजिए वो खामोशी एक मिसाली खामोशी हो जाती थी। और उनका एक टेलीफ़ोनिक ख़ताब भी सुनने के लिए प पूरे सिंध के एरिया से, हैदराबाद से लेकर अंदरून सिंध से लेकर कराची के हर एरिया से उस पंडाल में पहुँचने के लिए तमाम जो उनके चाहने वाले थे, वो बेताब होते थे। उनको सुना जाता था और उनके ख़ताब को लोग पसंद करते थे। उसके हुक्म पर कई टीवी चैनल्स के पूरी ट्रांसमिशन को रोका जाता था। इस हद तक लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन इस रियासत को उसकी मकबूलियत पसंद नहीं थी। वो भी इस मुल्क में जो असल जो हुक्मरान है, जो इस मुल्क के असल ताकतवर हैं, उनको वो तनकीद का निशाना बनाते थे और उसको भी आखिरकार इस मुल्क से भागना पड़ा और वो जलावतनी अभी तक गुज़ार रहे हैं और उनकी जो मकबूलियत थी, उसको भी बिल्कुल ही ज़ेर किया गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो नवाज़ शरीफ की अगर बात की जाए तो जब उनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ और नवाज़ शरीफ को 1997 में 2 तिहाई जब अक्सरियत हासिल हो गई, तो उनकी ये जो मकबूलियत थी, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया गया और फिर उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है नवाज़ शरीफ की, उन्होंने एक डील के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ के साथ वो उस मुल्क से बाहर चले गए और उनके जाने की वजह से पाकिस्तान में एक अफ़सोस का मकाम ये रहा कि बाद में उन्होंने डील लेकर यहाँ से चले गए और वो डील इतनी तवील रही कि परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को इस मुल्क में 9 साल से ज़ायद हुकूमत करने का मौका मिल गया। अगर वो बेनज़ीर भुट्टो की तरह अगर वो डील तोड़ कर आ जाते, तो मेरे ख़्याल में परवेज़ मुशर्रफ इतना ज़्यादा वो इस मुल्क में इक़्तिदार में रहने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान पहले इतने ज़्यादा मकबूल नहीं थे
और उनकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, जस्ट उसके पार्टी के चंद रहनुमाओं तक ही उसकी मकबूलियत महदूद थी। और इमरान खान ने डील को एक्सेप्ट किया, यानी कबूलियत हासिल की। यानी जो मकबूलियत हासिल करता है, वो इस सियासत को कबूल नहीं है। जो कबूलियत हासिल करता है, वो उरूज पाता है, वो इस मुल्क के इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है। यानी पावर में वो पावर का हिस्सा ज़रूर बन सकता है। तो इमरान खान पहले इसके पास मकबूलियत नहीं थी, इसके पास कबूलियत थी। तो इमरान खान कबूलियत की वजह से इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने में ज़रूर कामयाब हो गए। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार की कुर्सी में आए तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसकी मकबूलियत में भी इज़ाफ़ा हुआ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको बहुत कुछ सहना भी पड़ा। और आजकल इमरान खान जो है, वो इस पाकिस्तान के अगर मकबूल तरीन सियासतदान अगर उसको करार दिया जाए तो मेरे ख़्याल में बेजा नहीं हुआ। लेकिन इस रियासत को अभी इमरान खान कबूल नहीं है। अगर नवाज शरीफ की बात की जाए तो इससे पहले उनकी हुकूमत का 2017 के बाद खात्मे के बाद उनको नाअहल किया गया, उनको ताहयात नाअहल करने के बाद जो है उनको जेल भेजा गया, उनकी बेटी को जेल भेजा गया, तरह-तरह की उनको तकलीफ़ात पहुँचाई गई। वो इस मुल्क से बाहर भी चले जाने में कामयाब हुए, एक डील के ज़रिए जाने में कामयाब हुए। और उस वक़्त उनके साथ बाकायदा एक डील जो हुई, उससे डील के वो बाहर गए लेकिन बाद में वो कॉमरेड टाइप की तकरीरें करने लगे, इस मुल्क के असल जो मुजरिम हैं उनके ज़िक्र करने लगे। लेकिन जब वापस आए, तो एक डील के ज़रिए आए। अभी भी एक डील के ज़रिए वो इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं और चहमगोइयाँ भी आप लोगों को पता है कैसे वो इक़्तिदार में आएँगे और क्या कुछ होने वाला है। इस हवाले से आप सब बखूबी आगाह हैं। मुझे इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके आप लोगों का वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये सब कुछ इस पाकिस्तान में होता रहा है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी के हवाले से जो बातें की जा रही थी, इस हवाले से आज ज़राए का ये कहना है कि उनके ऊपर पाबंदियों के हवाले से जो बातें थी तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बिलख़ुसूस, उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं किया जा रहा है। ये बातें जो है वो कन्फर्म की जा चुकी है। उसके अलावा जो वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा नहीं है और न तो ऐसा कोई मामला है कि किसी भी मौके पर ज़ेर गौर आया है। यानी किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से कोई भी ऐसी डेवलपमेंट या ऐसे कोई चीज़ जो है वो एजेंडे में शामिल नहीं है, ना तो इस पर बात की जा रही है। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही है। और ये बताया जा रहा है कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ग्राउंड फराहम किया जाएगा, लेकिन इस खदशे का इज़हार ज़रूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो है वो वोट उस तरीके से नहीं मिलेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि पीटीआई वालों की राय है कि बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान बल्ले पर बड़ा सरप्राइज़ होगा और इमरान खान भी ये समझते हैं कि वो अगर इनको बल्ला भी मिल जाता है और फिर उनको इलेक्शन के लिए मौका मिल जाता है, तो वो सरप्राइज़ ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको वोट उस तरीके से नहीं मिलेंगे जिस तरह मिलना चाहिए। लेकिन मुख्तसरन आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने के हवाले से चीनो-गोयाँ बड़ी आम थी, ये बात कन्फर्म है कि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही है। हाँ, अलबत्ता टेक्निकल तरीके से उनको सियासी ग्राउंड में कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो किसी सूरत कामयाब हो सकती है। तो उसको आप धांधली साबित करने में नाकाम रहेंगे। वो आप साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता है बड़े टेक्निकल तरीके से। नाज़रीन, द न्यूज़ की जानिब से एक सर्वे की जा चुकी है। उस सर्वे के नताइज के मुताबिक इस वक़्त पंजाब में 41% जो है पीटीआई की मकबूलियत है, जबकि 28% मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की 4%, जबकि टीएलपी की जो मकबूलियत है वो 6% बताई जा रही है। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर पीटीआई की मकबूलियत 36% है, पीपल्स पार्टी की 35% और नून लीग की 3%, एमक्यूएम 2%। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 69% यानी 69% पीटीआई का वोट है और 12% मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 2% है। बलूचिस्तान में न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत 36% सरफरिस्त है। उसके बाद पीटीआई 18%, पीपल्स पार्टी 18%, एनपी 11%, जबकि मुस्लिम लीग नून को एएनपी को 11%, मुस्लिम लीग नून को भी 11% मकबूलियत हासिल है। सर्वे में जवाब देने वाले जो लोग थे, उनमें 5 से तकरीबन 2 लोग जो हैं यानी 37% जो हैं
उनका कहना है कि इमरान खान सरबराह नहीं होंगे तो वो पीटीआई को वोट दे सकते हैं। तो यूँ जो मैंने आप लोगों को ज़िक्र किया कि ये मकबूलियत जो है के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है द न्यूज़ की, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन जो हैं वो तहरीक इंसाफ को ही करार दिया जा चुका है। नाज़रीन, आज एक बड़ी डेवलपमेंट यहीं सामने आ चुकी है साइफर केस के हवाले से कि रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के इसको मुअत्तल किया जा चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस की समाअत जो है मुलतवी हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि साबिक के खातून अव्वल बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी अडियाला जेल पहुंची थी। बाद अज़ां उसको 21 नवंबर तक जो केस की समाअत जो है मुलतवी की जा चुकी है। अब देखना ये है कि आगे जाकर इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अगर शेख रशीद अहमद साहब की बात की जाए तो आज उन्होंने एक बयान उन्होंने दागा है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया है, अब मैं भी बोलूँगा। यकम जनवरी के बाद मैं प्रेस क्लबों का दौरा करूँगा। उन्होंने कहा कि चले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया, इन पर कोई मुकदमा नहीं है। जितने मुकदमात में नाम है, अदालत ने उनकी तफसीलात माँगी है। कल एटीसी में मेरी ज़मानतों पर फैसला होगा। साबिक के वफाकी वज़ीर का कहना है कि जेल में रहकर मैं इलेक्शन लड़ूंगा और लतीफ़ खोसा एतजाज़, सलमान अकरम, सरदार रज़ाक और सरदार शहबाज को वकालतनामे दिए हैं। अगर जेल में भी गया तो मेरी अटारनी होंगे। और शेख रशीद अहमद ने मज़ीद ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वो भी बिलावल ने कल अनोखा लाडला से छीन लिया है। यानी इस वक़्त ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है शेख रशीद अहमद की जानिब से कि इन्हीं दिनों में किसी वक़्त भी दोबारा उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक शेख रशीद अहमद ने बेशक बहुत कुछ उन्होंने आगे बताया चिले के हवाले से, उनके ऊपर तशद्दुद ना होने के हवाले से, लेकिन उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद नहीं की है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में हमने खुद उससे पूछा, बार-बार मैंने खुद भी सवालात किया कि इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कुछ भी ऐसा लफ़्ज़ अदा नहीं किया। और फिर गेट नंबर 4 को कोई पैगाम देने के हवाले से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई पैगाम देना नहीं चाह रहा हूँ। तो मुख्तसरन इस वक़्त इमरान खान के ऊपर तनकीद न करने पर शेख रशीद अहमद को एक ख़दशे का अ, तदारुक है कि वो किसी वक़्त भी गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। ये थी वो 3 बड़ी अपडेट्स जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।